नमस्कार, खबरी खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या है खास आज कृषि समाचार में। केंद्र सरकार ने दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अरहर, उड़द और मसूर पर खरीद की सीमा हटाई। खरपतवार से सुरक्षित रखे धान फसल, अच्छी उपज करे प्राप्त। जैविक खाद से खेती करें, मिट्टी उपजाऊ रहेगी। दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 की मूल्य संवर्धन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर पर लगी 40% तक की खरीद सीमा को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले से अब बिना किसी सीमा के किसान भाइयों से एमएसपी पर इन दालों की खरीद की जा सकती है। मतलब यह है कि हमारे किसान भाई इस वर्ष मूल्य संवर्धन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की उपज का मनचाहा हिस्सा बेच सकते हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से किसान भाइयों द्वारा आगामी खरीफ और रबी बुवाई के मौसम में इन दालों पर बुवाई क्षेत्र बढ़ाने की उम्मीद की जा सकती है। उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा इस आशय पर निर्देश राज्य सरकारों को जारी कर दिया गया है। धान फसल की अच्छी उपज के लिए जरूरी है कि फसल को खरपतवार से मुक्त रखा जाए, यानी खरपतवार से होने वाली क्षति से बचाया जाए। खरपतवार का ज्यादा प्रभाव धान फसल में बुवाई के 15 से 45 दिनों तक तथा रोपी की गई फसल में रोपाई के 30 से 45 दिनों के अंदर तक होता है। धान फसल के कुल उत्पादन में होने वाली कुल क्षति का 33% क्षति खरपतवार से होता है, जो कीट व्याधियों से होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा है। इसके लिए किसान भाई बुवाई के 3 से 5 दिनों के अंदर पेंडिमेथिलीन 30% ईसी 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दे। पुनः रोपनी के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर प्रेटिक्लोरोल 50% ईसी 1 से 1.5 लीटर की मात्रा में 700 लीटर पानी का घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना बिल्कुल ना भूलें। खरपतवार उग जाने के पश्चात विस्पायरी बैक सोडियम 10% ईसी 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में मिलाकर खेतों में छिड़काव करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है किसान भाइयों को कि छिड़काव सदैव हवा शांत होने के बाद ही करें, साफ मौसम में करें और छिड़काव के वक्त भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के युवा किसान चंद्रलोक कुमार समेकित खेती को अपनाकर आज सफल किसान बन चुके हैं। इस बार इन्होंने 5 कट्ठे में कद्दू की खेती की है। ये जानते हैं कि लागत से कम दोगुना मुनाफा होना सुनिश्चित है। किसान भाइयों, गाय के गोबर को पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। इसमें जब केचुआ मिला दिया जाए तो प्राकृतिक रूप से यह जैविक खाद बन जाता है। इस खाद से की गई खेती लागत मूल्य को कम करती है और उत्पादन को बढ़ाती है। मिट्टी की उर्वरता में जिस एक जीव की सर्वाधिक भूमिका होती है वह है केचुआ। केचुआ के शरीर से निकला अवशिष्ट ही वर्मी कंपोस्ट है, जिसमें पोषक तत्व साधारण गोबर खाद की तुलना में काफी अधिक होती है। इसके उपयोग से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और वर्मी कंपोस्ट से की जाने वाली जैविक खेती पर्यावरण को संरक्षित रहती है। केचुआ की इन्हीं खूबियों के कारण इन्हें प्रकृति का हलवाहा भी कहा जाता है।
किसान भाइयों, बरसात का मौसम फलदार वृक्ष लगाने का सबसे श्रेष्ठ मौसम माना जाता है। अगर आप आम का बगीचा लगाने वाले हैं तो लंगड़ा, आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी, बम्बैया प्रभेद के आम के उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। इस मौसम में इन प्रभेद के लिए बिहार की जलवायु सबसे अनुकूल मानी जाती है। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। मंडी भाव में आज हम जानेंगे राजधानी स्थित बाजार समिति मंडी भाव आलू और प्याज के विषय में। लाल आलू 1600 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1500 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक वाला प्याज 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों में बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में कहीं छिटपुट बारिश होने की आसार बने हुए हैं। इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना बरकरार है। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें खेती के माध्यम से। अभी वक्त है कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों का, लेकिन उसके पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। पशुपालक किसान भाइयों, मादा पशुओं में होने वाले बांझपन की समस्या अब आम हो गई है। इस समस्या से निजात कैसे पाई जाए और क्या कारण होते हैं पशुओं में बांझपन की, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे मादा दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या के बारे में। अगर आप लोग पशुपालन करते हैं और आपके पशुओं में बांझपन की समस्या आती है तो बड़ा आर्थिक नुकसान का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। तो इस समस्या से बचाव कैसे करें, क्या क्या उपाय अपनाएं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक कुमार, जो बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के मादा पशु रोग विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मादा पशुओं में बांझपन की समस्या क्या होती है। देखिए, समस्या से पहले हम ये जान लें कि मादा पशुओं में जो बांझपन की समस्या वो है क्या। कैसे हम कहेंगे कि एक मादा पशु जो वो बांझ है। तो ऐसे पशु जो 3 से ज़्यादा बार अगर उनका गर्भाधान किया गया है कृत्रिम गर्भाधान विधि से या नेचुरल इंसेमिनेशन से, दोनों ही विधियों से 3 से ज़्यादा बार अगर उनका गर्भाधान किया गया और उसके बाद भी अगर पशु गर्भित नहीं हो रहा है तो ऐसे पशुओं को हम बांझ कहेंगे। तो जिन किसान भाइयों को अगर ऐसा होता है कि 3 से अधिक बार उन्होंने गर्भाधान कराया हुआ है, पशु गर्भित नहीं हुआ है, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि पशु बांझ हो गया है और अब उसको समुचित चिकित्सा की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी संक्षेप में कि क्या पहचान है बांझपन की। तो चूंकि बांझपन एक बड़ी समस्या है, आए दिन देखा जाता है कि हमारे किसान भाई को इसके कारण काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं, क्या क्या सावधानी अपनाई जाए जिससे कि इसको रोका जा सकता है? पहले तो ये समझ लें कि इसके कारण क्या हैं। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 प्रमुख कारण हैं इसके, और ये किसानों को भी समझना चाहिए।
पहला एक कारण है जो शरीर की रचना में ही कोई समस्या है, जन्मजात जिसको बांझपन कहते हैं, कि ऐसा पशु जो जन्म से ही उसके कुछ अंग या प्रत्यंग जो जनन तंत्र के अंग हैं वो मिसिंग है, वो नहीं है या अविकसित हैं, तो ऐसा पशु तो कभी बांझपन से उबर पाएगा नहीं, तो उसको परमानेंट बांझ या स्टेराइल बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो एक ही शरीर की रचना से हो गया। दूसरा हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस से, अगर शरीर में कुछ रसायन, कुछ हार्मोन अगर वो कम है तो उसकी वजह से भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो प्रजनन तंत्र को पोषित करते हैं, प्रजनन तंत्र को चलने में सहायता करते हैं। तो अगर ऐसे हार्मोन का कम निकलना या ज़्यादा निकलना, कोई भी रेगुलर जो प्रोसेस है उसमें कोई कमी हुई तो बांझपन की समस्या होती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि नर जनित कारण, कि जो शुक्राणु हम यूज कर रहे हैं गर्भाधान के लिए, ज़्यादातर आजकल हम लोग कृत्रिम गर्भाधान ही जा रहे हैं, तो कृत्रिम गर्भाधान में जो शुक्राणु जो यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं, तो पहले उसकी एक बार जांच करा लें कि वो किसी सर्टिफाइड लैब से हम ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, उसमें शुक्राणुओं के जीवित होने की संख्या कितनी है। अमूमन आधे 50% शुक्राणु जीवित होने चाहिए जब आप हिमीकृत वीर्य से उसका इंसेमिनेशन कराते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है जो आजकल के समय में बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है प्रबंधन की कमी। तो अगर प्रबंधन की कमी है, सबसे बड़ी प्रबंधन की कमी, अगर हम संकर नस्ल के जानवर पाल रहे हैं, दुधारू जानवर, और उसमें हमने गर्मी का प्रबंधन नहीं किया, तो गर्मी के समय में उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है कि जो उनके प्रजनन तंत्र काम करना बंद कर देता है या कम काम करता है, तो वहाँ से भी बांझपन होता है। दूसरा, अगर कोई जो इंसेमिनेशन करने वाला, गर्भाधान करने वाला कार्य करता है, अगर वो अच्छे से गर्भाधान नहीं कर रहा है, समुचित समय पर नहीं कर रहा है या उचित स्थान पर वीर्य नहीं छोड़ रहा है, तब भी पशु गर्भित नहीं हो पाता है, जिसको हम बांझपन कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई प्रमुख कारण गिनाए बांझपन की समस्या के बारे में, तो हमारे किसान भाई अगर हम एक एक करके बात करते हैं, चूँकि जो बचपन से ही या जन्मजात विकृति है तो उसको तो इलाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद के जो भी समस्याएं हैं उसका किसी न किसी स्तर पे इलाज हो सकता है, संभव है। तो क्या इलाज है इसका, कैसे इसको हमारे किसान भाई पहचाने कि अब हम समस्या हो गई है, अब इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कहाँ जाएँ उसके लिए? सबसे बड़ा इलाज जिसको आप कह रहे हैं वो तो ये है कि समझना कि हमारा पशु बांझ हो गया है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हमारा पशु बांझ हो गया है, तब तक आप इलाज की तरफ नहीं जाएंगे, किसी पशु चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद जागरूक हों, किसान भाई खुद जागरूक हों, उनको पशु को कितना पोषण मिल रहा है, हरा चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको ये ध्यान दें। मिनरल्स उनके खाद्य में है कि नहीं है, ये ध्यान दें। गर्मी के प्रबंधन का उनको खुद ही ध्यान देना होगा। और उसके उपरांत भी अगर पशु गर्भित नहीं हो रहा है तो आप निकटतम जो पशु चिकित्सा केंद्र है वहाँ जा करके उसके बच्चेदानी का एक बार जांच कराएं कि कहीं बच्चेदानी में कोई संक्रमण तो नहीं है। अगर बच्चेदानी में संक्रमण है तो बिल्कुल बांझपन की समस्या हो सकती है, तो वहाँ पर इलाज करा सकते हैं आप। आपने अभी बताया कि उचित प्रबंधन से भी बांझपन की समस्या से निपटा जा सकता है। समय पर खान पान, पौष्टिक आहार के साथ साथ प्रबंधन, रख रखाव और साथ ही संक्रमण और गंदगी से बचाव भी करें अगर किसान भाई, तो बच सकते हैं। बावजूद इसके अगर बांझपन की समस्या आती है तो क्या उपाय है, और ख़ास करके जो गर्भाधान कराते हैं, कृत्रिम गर्भाधान, उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमारे की? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। मैं बताऊं कि बहुत सारे किसान ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको कृत्रिम गर्भाधान कब कराना है। तो एक सुबह शाम का नियम होता है जो हमारे वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं। तो अगर आपका पशु सुबह चिल्ला रहा है, जो गर्मी मध्यकाल का एक लक्षण होता है, तो अगर वो सुबह चिल्ला रहा है तो आप शाम को हर हालत में 8 से 10 घंटे के बाद हर हालत में उसको गर्भित कराएं। कृत्रिम गर्भाधान जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाएं और शाम को कराएं। और अगर आपका पशु शाम को बोल रहा है तो अगली सुबह हर हालत में उस कार्यकर्ता को बुलाकर गर्भाधान सुनिश्चित कराएं। अगर इससे देर करेंगे तो गर्भाधान नहीं हो पाएगा। जी, गर्भाधान कराते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को और जो गर्भाधान कार्यकर्ता हैं उनको? देखिए, सबसे जो बड़ी समस्या होती है वो साफ़ सफाई की।
तो पहले तो चूँकि हम मल द्वार में हाथ डाल करके ही गर्भाधान करते हैं, तो एक हाथ हमारा उस द्वार में होता है, तो संभावना ये होती है कि कुछ गोबर के कण या कुछ ऐसी गंदगी निकल आए। तो पहले तो आप पीछे का जो एरिया है उसको अच्छे से लाल दवा थोड़ा सा पानी में डाल करके और अच्छे से उसको धुलें। कार्यकर्ता को भी बोलें कि वो साफ़ सफाई का ध्यान दे, और उसके अलावा समय पर गर्भाधान करें। आप उसको भी बोलिए कि बहुत समय न लगाए गर्भाधान करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समय लगाएंगे उतना ही शुक्राणुओं के मरने की तादाद बढ़ती है। तो समय पे हो, सही स्थान पर हो वीर्य का जो छोड़ा जाना, और साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर आलोक कुमार ने कितनी विस्तार से जानकारी दी मादा पशुओं में बांझपन की समस्या के बारे में और उसका निदान के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कि मादा पशुओं में बांझपन की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। बिहार में भी विदेशी फलों की मांग बढ़ रही है। ऐसा ही एक फल है लोगन। यह जितना खाने में स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहत से भी भरपूर होता है, और यह लीची की तरह दिखता है। और जो किसान भाई हमारे लोगन की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो हमारे बिहार में लोगन की खेती की क्या संभावनाएं हैं, इन्हीं विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुनील कुमार जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ें आपके लिए खोज कर लाते हैं। आज उसी खोज का नतीजा है कि हमने बिहार में उपजाई जा रही एक नए फसल की खोज की है, जिसका खोज तो वैज्ञानिकों ने किया है, वैज्ञानिकों ने लाया है, लेकिन हम खोजते खोजते पहुँच गए हैं मुजफ्फरपुर। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं लौंगन की। लौंगन एक ऐसा फल है जो लीची से मिलता जुलता फल है, और लीची के बाद जब लीची ख़त्म होती है तब इसका सीज़न शुरू होता है। मतलब जो हमारा अगस्त का जो महीना होता है वो लगभग पीक समय है उसके हार्वेस्टिंग का, उसके तोड़ाई का। तो आज उस लौंगन क्या है, लौंगन का फल कितना बेहतर हो सकता है, लौंगन की खासियत क्या है, कैसी होती है, मतलब उसके बारे में जो जानकारियां हैं, उस जानकारियों को लेकर हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, लौंगन की बात करते हैं, जिस फल की बात हम कर रहे हैं, तो लौंगन क्या है? एक्चुअली है तो बहुत अच्छी चीज़, नई चीज़ है, लेकिन है क्या लौंगन? लौंगन जो है लीची की जो परिवार है सेपेंडेसी, उसी के परिवार का एक फल है। मान सकते हैं कि लीची का एक तरह से छोटा भाई है, ठीक है। और वानस्पतिक रूप से इसको डाइमोकार्पस लौंगन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लीची जो है उसका फलन होता है, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो मई लास्ट वीक ऑफ मई से जो जून का प्रथम सप्ताह है या द्वितीय सप्ताह तक लीची जाती है। लेकिन लौंगन जो है उसका जो फ्रूटिंग सीजन है वो अभी मेन फ्रूटिंग सीजन है, अगस्त से लेकर के सितंबर के महीने तक। और लीची के कंपैरिजन में लौंगन का जो फल होता है उसका वो छोटा होता है, उसका आकार छोटा होता है। जैसे 10 से 14 ग्राम तक इसका मैक्सिमम जो है वो वेट होता है लौंगन का। और इसकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है। इसके फल जो है वो हल्के पीले से लेकर के थोड़े भूरे रंग के होते हैं, और गुदा जो होता है वो सफ़ेद रंग का अर्ध पारदर्शी गुदा होता है, जिसके अंदर एक भूरे से लेकर के काला सा बीज होता है। उसकी वजह से लौंगन को ड्रैगन आई ऑफ द ड्रैगन या ड्रैगन आई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन लीची के जो थोड़ा सा अंतर है कि लीची के बीज जो होते हैं वो लंबे होते हैं, इसके बिल्कुल गोल होते हैं। अच्छा, ठीक है सर, इस पर हम लौंगन जो है, तो लौंगन पर और बिहार में इसकी खास करके हम बात करें, चूँकि ये तो विदेशों से आई फल है, चाइना में, साउदर्न चाइना इसका ओरिजिन कहा जाता है। तो इसका बिहार में, खास करके इंडिया में, हमारे बिहार में इसकी क्या संभावना है? चूँकि आप तो इस पर काफ़ी काम कर चुके हैं, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान काफ़ी काम कर रही है इस पर, और हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे काफ़ी फल भी लगे हुए हैं। तो क्या इसकी मतलब इस पर बिहार में क्या संभावनाएं हैं? जैसे आपने कहा था कि इसकी उत्पत्ति दक्षिणी चीन से हुई है, ठीक है ना। तो जैसे जो लीची है उसकी भी उत्पत्ति दक्षिणी चीन से हुई है, और बाकी जो दक्षिणी जो पूर्वी जो एशिया वाले जो जितने भी देश हैं, ठीक है, चाहे वो वियतनाम है या
इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे लीची की खेती होती है, जहाँ पे लौंगन की भी खेती होती है। तो उसी प्रकार बिहार जो है, जहाँ पे लीची के लिए एक मतलब हमेशा से लीची के लिए फेमस रहा है, और मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर की पहचान ही जो है वो लीची की वजह से है। तो उसी तरह से लौंगन जो है वो बिहार की भी जो मिट्टी है उसके लिए सूटेबल है, ठीक है। और यहाँ का जो जलवायु है वो लौंगन की खेती के लिए अच्छा है, अनुकूल है। चाहे हम आप जलवायु की बात करते हैं या मृदा की बात करते हैं, दोनों ही उपयुक्त हैं। तो ये पूरे बिहार में लौंगन की खेती की जा सकती है। सर, लौंगन में एक चीज़ और जानना है, चूँकि इसका तो अभी नाम भी लेने में गड़बड़ाते हैं हम लोग। अभी नई फसल है, नई चीज़ है, हमने भी आज पहली बार देखा है। तो इसको किस तरह से, चूँकि हम लोग बाकी चीज़ तो जानते हैं, लेकिन इसका लगाना किस तरह से है, कब लगाना चाहिए, इसका बेहतर समय कब होता है, किस तरह के ज़मीन में लगाना चाहिए, इसके बारे में ज़रा हमको सर। तो लौंगन जो है, जैसे कि ये भी लीची की तरह एक बहुवर्षीय फसल होता है, ठीक है, पेरेनियल क्रॉप है। और इसको जनरली इसके पहले जो पौधे मिलते हैं, हमारे जो संस्थान है यहाँ पे जो गुट्टी के द्वारा जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं वो उपलब्ध रहते हैं, वो फरवरी से सेल होने के लिए मिल जाएंगे। पौधे लगाने के लिए वही आपको मई और जो जून का महीना होता है उसमें गड्ढे तैयार करने होते हैं, ठीक है। पौधे की जो स्पेसिंग होती है, कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी, वो 6 से 8 मीटर की दूरी पर इसको लगाया जाता है। तो मई जून के महीने में 60 से 75 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 75 सेंटीमीटर गहरे, 75 सेंटीमीटर लंबे और 75 सेंटीमीटर चौड़े गड्ढे तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही वर्षा ऋतु, पहली बारिश होती है, मानसून होता है, उसके बाद में जो गड्ढे की पुनः भराई कर दी जाती है उसी मिट्टी से, जिसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दिया जाता है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल करके गड्ढे को पुनः भर दिया जाता है। और फिर जो पौधे होते हैं उनको जो वर्षा ऋतु है, ठीक है ना, जुलाई अगस्त का जो महीना होता है उसमें रोपण किया जाता है। तो रोपण के 3 या 4 साल बाद उसमें फलन शुरू हो जाता है। सर, लौंगन की और क्या खासियत है, खास करके नई चीज़ है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसका खाना कितना बेहतर है, या और भी लौंगन की जो खासियत है, क्यों लगाएं लौंगन हमारे किसान, इसका मूल्य, बाज़ार मूल्य कितना मिलता है, तो ये सबसे बहुत ज़रूरी हो जाता है सर। देखिए, एक तो लौंगन जो है, अगर आपने जैसे बोला था कि मानव स्वास्थ्य पे क्या हेल्थ बेनिफिट्स की अगर आप बात करते हैं, तो इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं, विटामिन्स जो है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, ठीक है ना। और शुगर इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है लीची के कंपैरिजन में, बहुत हाई TSS इसका जाता है 24 डिग्री ब्रेक्स तक, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट्स होते, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, उसकी वजह से मानव स्वास्थ्य पे इसका मतलब बहुत लाभदायक होता है। एक तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इसको उपयोग में मतलब खाया जाता है। इसके अलावा इसका जो सीड का, जैसे कई सारे जो जैसे ताइवान है या चाइना है, वहाँ पे जो सीड का जो पाउडर होता है उसको यूज किया जाता है, एंटी कैंसरस जो मेडिसिन बनाई जाती है। जनरली इसका जो बीज है और जो इसका जो छिलका है, ठीक है ना, उसके पाउडर का उपयोग करते हैं। जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, ठीक है ना, परंपरागत जो चाइनीज़ दवाएं हैं उसमें उसका उपयोग किया जाता है। और इसमें चूँकि सभी प्रकार के जो खनिज पोषक तत्व होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, तो इसका सबका हेल्थ पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। और मिठास इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा इशू होता है कि उनके लिए इतना प्रभावी नहीं है। इसका बाज़ार मूल्य सर हम एक बार और जानना चाहेंगे, चूँकि बाज़ार में किसान तो तभी लगाएंगे ना जब उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, और हम देख रहे थे कि बाज़ार मूल्य इसका अगर अधिक मिलेगा तब तो किसान इसको प्रभावित होंगे। तो क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं बाज़ार में इसका, अभी जो है बड़े बड़े शहरों में तो मिलता ही होगा, तो क्या मूल्य है इसका, किस तरह से बिकता है सर? बाज़ार का मूल्य, जैसे आप बात करते हैं कि जैसे अभी वर्षा ऋतु, अभी का जो सीज़न है उसमें बहुत कम फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं ऐसे, ठीक है ना, ज़्यादातर तो ऑफ सीजन टाइप का हो जाता है, ठीक है ना, तो फल के नाम पे, ठीक है ना। तो अगर जैसे इसमें जो मैं बता रहा था कि इसमें जो टेस्ट होता है वो अंगूर के जैसा होता है, फ्लेवर जो है मस्क मेलन जैसा होता है, मस्की टाइप का फ्लेवर होता है, ठीक है। तो मूल्य ज़्यादा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, अभी इसको प्रोत्साहन कर रहे हैं लीची अनुसंधान केंद्र से ही, जो लोग 20 रुपये किलो हमने इसका रखा है। अंतर्राष्ट्रीय में तो ये 400 से लेकर के 600 रुपये किलो के हिसाब से इसका बाज़ार मूल्य है। इसका मूल्य है, मतलब अगर किसान इसको चाहें बाज़ार में बेचें अपने स्तर से तो कीमत अच्छी है। तो किसान भाई,
आपने देखा कि लौंगन, फिर से हम एक बार कहते हैं आपको कि लौंगन जो फसल है जिसको आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक नई चीज़ है। और नई चीज़ तब तक बेहतर प्रभावी है, बेहतर होता है उसका कि जब तक वो बाज़ार में छा न जाए। जो जब तक छाए तब तक आए। आप मज़ा लीजिए इसका, आप लगाइए इसको, इसका भरपूर जो फ़ायदा है वो आप अपने खेतों में उठाइए। इतनी अच्छी और नई जानकारी देने के लिए डॉक्टर सुनील आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, फिर किसी नई जानकारी के साथ हाजिर होते हैं आपके पास। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी हमने आपसे जानकारी साझा की खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरों की, साथ ही मादा पशुओं में होने वाले बांझपन की समस्याओं से निजात की, और साथ ही विदेशी फल लोगन के बारे में। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।